24 अक्टूबर को भारतीय शेयर बाजार कमजोर रुख के साथ बंद हुए और निफ्टी 25,800 के नीचे चला गया। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 344.52 अंक यानी कि 0.41% की गिरावट के साथ 84,211 पर और निफ्टी 96.25 अंक यानी कि 0.37% की गिरावट के साथ 25,795 पर बंद हुआ। लगभग 1,785 शेयर्स में तेजी, 2,205 शेयर्स में गिरावट रही और 154 शेयर्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। सिप्ला, HUL, अडानी पोर्ट्स, मैक्स हेल्थकेयर, अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर्स में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेक्टोरल इंडेक्सेस पर नजर डालें तो मेटल और टेलीकॉम इंडेक्सेस में 1% की बढ़त हुई, जबकि FMCG, PSU बैंक, फार्मा, निजी बैंक और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.5 से लेकर 1% तक की गिरावट देखने को मिली। तो वहीं BSE मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स सपाट बंद हुए। भारत में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होने के बाद अब दोनों की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। IBJA यानी इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक शुक्रवार को बाजार बंद होने तक 24 कैरेट सोने के दाम घटकर 1,21,518 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी की कीमत घटकर 1,47,033 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। क्योंकि शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहा, इसलिए दोनों दिन यही भाव मान्य रहा। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक दिल्ली में सोने की कीमतें गिरकर 1,25,600 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। चांदी की कीमतें भी गिरकर 1,52,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना टूटकर 4,087.55 डॉलर प्रति औंस रह गया। चांदी टूटकर 48.12 डॉलर प्रति औंस रह गई। उधर मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज यानी MCX पर भी सोने के वायदा भाव में गिरावट दर्ज हुई। ये घटकर 1,22,995 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई। ये घटकर 1,45,829 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। बिजनेस डेस्क, इंडिया न्यूज। चलिए, मार्केट की रफ्तार जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आकाश जिंदल जी, जो कि अर्थशास्त्री हैं। बहुत स्वागत है आकाश जी आपका। क्या लगता है आज मार्केट की चाल किस तरीके से रहने वाली है? हम देख रहे हैं आए दिन उतार और चढ़ाव देखने को मिल रहा है। क्या आज हरियाली छाएगी और एक बार फिर से मार्केट पर लाली छाई हुई नजर आएगी? देखिए, मार्केट्स के उतार और चढ़ाव जैसे आप जानती हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूट है, मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है। लेकिन बात ये रही है कि थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन देखें प्रॉफिट बुकिंग रही है और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कंसर्न भी अपनी जगह है। इजराइल का इशू जो मार्केट के हिसाब से एक समय शांत हो गया था, वो आज भी शांत नहीं है, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में तकलीफ चल रही है। साथ ही साथ पाकिस्तान का जो इशू है, पाकिस्तान में जिस तरह का उनके बॉर्डर्स पे क्राइसिस चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं एशियन इकोनॉमी को तकलीफ दे रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की इकोनॉमी देखें, नवरात्र और दिवाली की बम्पर सेल्स, इंडिया की बाइंग, इंडिया की कंजम्पशन की स्ट्रेंथ दिखा रही है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को मुबारकबाद दूंगा कि जो GST के अंदर रिवाइज रेट्स रहे हैं, यानी GST के अंदर 2 स्लैब्स कम कर दिए गए थे, उसका बहुत जबरदस्त असर दिखा है। बिकवाली, यहाँ शेयरों की बिकवाली की बात नहीं कर रहा मैं,
मार्केट्स के अंदर जो लोगों ने सामान परचेज किया है, क्योंकि उससे इकोनॉमी बूम करती है, जीडीपी ग्रोथ होती है, कंपनियों के मुनाफे बढ़ते हैं, ओवरऑल कंट्री में जो टैरिफ की वजह से नुकसान होने की संभावना थी उससे इकोनॉमी बची है उसकी वजह से। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो कंज्यूमर सेंटीमेंट है वो हिंदुस्तान की मार्केट को एड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। बट ग्लोबल एटमॉस्फेयर, चाहे इजराइल का इशू हो, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे यूएस को लेके जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, फेड की फ्यूचर मूव्स को लेके अनसर्टेनिटी बनी हुई है, यूएस में तमाम तरह की चीजें कि यूएस में टैरिफ्स क्या अभी भी चलते रहेंगे या कुछ टैरिफ में रिवीजन होगा, वो सारी चीजें मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी पैदा कर रहे हैं। जहां तक हिंदुस्तान की मार्केट्स की बात है, हिंदुस्तान की मार्केट्स मेरे हिसाब से ओवरऑल अपवर्ड ट्रेंड रहेगा, क्योंकि बाइंग और कंजम्पशन जो हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है वो पूरी तरह से चमक के आ रही है। अब दिवाली का डेटा जो है, दिवाली बाइंग का डेटा आ रहा है और दिवाली बाइंग में बहुत बड़ा बूम इस बार दिखाई दे रहा है। और प्री इंडिकेटर्स तो ये है कि जो पोस्ट दिवाली बाइंग होती है, जैसे पंजाबी वेडिंग सीजन कहते हैं, साहब बाइंग जो है वो भी क्योंकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को काफी पॉजिटिवली इंपैक्ट करती है। चाहे जीडीपी ग्रोथ हो, चाहे जीएसटी नंबर्स हो, चाहे इनकम टैक्स नंबर्स हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट नंबर्स हो, वो भी कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को एड करने वाली है, स्ट्रेंथन करने वाली है। वहीं गोल्ड की अगर बात कहें तो गोल्ड में मेरा ये मानना है कि गोल्ड में जो हमने अभी तक की सेलिंग देखी है वो मात्र एक प्रॉफिट बुकिंग है। गोल्ड में अभी भी रैली काफी ड्यू है, क्योंकि गोल्ड को काफी फैक्टर्स जो है कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं। एक तरफ जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स आर हेल्पिंग गोल्ड बिकॉज गोल्ड इज सेफ हेवन एसेट and many countries are buying gold to hedge their positions. Plus, global economy is also supporting gold, whether it's de-dollarization, whether it's US economy facing many sort of headwinds, that is supporting gold. Plus क्या है, गोल्ड के अंदर जो सप्लाई डिमांड पोजीशन है वो भी गोल्ड के प्राइसेस को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि सप्लाई की देखिए, गोल्ड की जो एग्जिस्टिंग माइंस है उनकी एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कम होती जा रही है, नई माइंस की उतनी डिस्कवरी हो नहीं रही है और गोल्ड की डिमांड जो है बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान में तो ठीक है, हम ज्वेलरी शेप में सोना खरीदना पसंद करते हैं, बट ग्लोबली हेजिंग के एंगल से, ग्लोबली लॉन्ग टर्म एक पोर्टफोलियो क्रिएशन, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के एंगल से इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बात करूं और सरकारें उसे हेजिंग के रूप में या ग्लोबल अनसर्टेनिटी को वार्ड ऑफ करने के एक बहुत बढ़िया एक इन्वेस्टमेंट टूल के रूप में देख रही है। तो गोल्ड में अभी भी तेजी बरकरार है। अगर कोई इन्वेस्टर्स ये फील कर रहे हैं, बिल्कुल हमने देखा जिस तरीके से अभी गोल्ड के प्राइसेस भी नीचे आए हैं, जिस तरीके से आपने भी बताया कि वेडिंग सीजन भी आने वाला है, ये तमाम फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि मार्केट पर खासा इंपैक्ट डालने वाले हैं। हालांकि रफ्तार क्या रहेगी कुछ ही देर में साफ हो जाएगा।